हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 से हमारे आसपास के पदार्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देखेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी से मैं आपको हर अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाला हूं और सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। और आज से हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान के हर अध्याय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हर दिन। ठीक है, और इनसे बनने वाले जितने भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई परीक्षा अध्ययन और आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। यहाँ पर मैंने आंसर भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर हम बाद में देखेंगे 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इनसे वो देखेंगे। तो सभी को आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। सभी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड किए हैं, जो कि यहाँ पर मैंने ईयरली भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि आपके हर साल आए क्वेश्चन हैं वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दिया है निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ठोस नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। यहाँ पर पारा ठोस नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब क्या है, ठोस है। मोम, गंधक, मैग्नीशियम ये सब बाकी क्या है, ठोस पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस द्रव को चुने। मतलब यहाँ पर किसी द्रव को चुनना है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर द्रव है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। जल एक क्या है, द्रव है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये द्रव नहीं है, यहाँ पर द्रव कौन सा है, जल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे आसपास के घटक पदार्थ कितने भागों में होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा 3 भागों के होते हैं। जितने भी हमारे जो गैस द्रव ठोस होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवीकृत पाउडर गैस एलपीजी क्या होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक टाइप का क्या होता है, द्रव होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीडिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संपीडिता। इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है। यहाँ पर आपको तरल पदार्थ बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा नहीं है। ठीक है, लोहा तरल पदार्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। यहाँ पर इकाई आयतन का द्रव्यमान पूछा है, तो दोस्तों क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है शुष्क बर्फ क्या है। यहाँ पर शुष्क बर्फ बताना है आपको, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैसों की संपीडिता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है अधिक होती है, अधिक और कम के बीच होती है, क्या होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अधिक होती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है ये आपको बताना है, तो ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस अवस्था में होती है। सबको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। दिया है प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। यहाँ पर प्लाज्मा पदार्थ की पूछा है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं हो सकती, लेकिन चतुर्थीय हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, चतुर्थीय अवस्था है प्लाज्मा पदार्थ की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ते हैं, ठोस द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था हो गई, चतुर्थीय अवस्था हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं।
तो यहाँ पर कैसे सूखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देर से सूखते हैं। कैसे सूखते हैं, देर से सूखते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब बढ़ने पर किसी दाब का क्वथनांक कैसा होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रवाहित रहता है, घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाता है। दिया है बर्तन के प्रति इकाई, यहाँ पर इकाई नहीं है, ये इकाई है, यहाँ पर ई कर लेना। ठीक है, इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके दोस्तों इस अध्याय से 2, 3, 4 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विसरण। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, विसरण। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो कौन सा क्रम सही है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है, तो प्रथम क्या होता है, ठोस होता है, दूसरा क्या होता है, द्रव होता है, और थर्ड क्या होता है, गैस होता है, और फोर्थ जो कि हम नहीं पढ़ते हैं 9th क्लास में, प्लाज्मा होता है। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो फोर्थ क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ठोस, द्रव, गैस, इस टाइप से होता है। चलिए दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके इसी अध्याय से 2 नंबर से बनते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपका कोई भी यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, इनके हम आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए सबसे पहले आपका बनेगा पदार्थ की अवस्थाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और इनमें अंतर। ठीक है, अंतर भी आपको याद करके जाना है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। गलनांक क्वथनांक को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गलनांक आ गया या तो क्वथनांक आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर में ही पूछ लेते हैं गलनांक क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में याद करके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर इनमें अंतर भी, इनमें क्या अंतर है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसी में आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इनकी डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो यहाँ पर अंतर भी आप अच्छे से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ है। संघनन क्या है, ये आपके 2 नंबर में आएंगे दोस्तों। ठीक है, संघनन क्या है, यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, और ये बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं को उदाहरण सही समझाइए। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी होती है, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, और गैस अवस्था होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ठोस अवस्था। ठीक है, जिस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है और उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस अवस्था इसे कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, पत्थर, बर्फ, लकड़ी, ईंट, लोहे की कील, ये सब क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था के यहाँ पर उदाहरण हो जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं द्रव अवस्था क्या होती है। जिस अवस्था में पदार्थ के कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं और आकर्षण बल उनमें कम होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ठोस, द्रव, गैस अवस्था आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करके जानी है। इनमें अंतर भी आता है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होगी तो आप इनमें अंतर भी आसानी से लिख देंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, पानी, दूध, तेल, शराब आदि में ऐसी द्रव अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है गैस अवस्था। ठीक है, गैस अवस्था की परिभाषा देख लेते हैं। जिस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ना आकार निश्चित होता है। ठीक है, और यहाँ पर ना आयतन, उसे क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम आदि गैसें गैसीय अवस्था के उदाहरण होती हैं।
दिया है गलनांक और क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो गलनांक की डेफिनेशन क्या हो जाती है? गलनांक वह नियत तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें तापमान पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं संतुलन में रहती है और ताप स्थिर बना रहता है, इसको ही क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 सेल्सियस होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको उदाहरण भी अच्छे से याद कर रखना है इसका, ठीक है। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक वह नियत तापमान है जिस पर कोई द्रव पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प गैस अवस्था में बदलने लगता है। इस तापमान पर द्रव के अंदर वाष्प बुलबुले बनने लगते हैं और तापमान स्थिर रहता है, इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेल्सियस होता है, यहाँ पर 100 सेल्सियस होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है। डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन से वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको गलनांक क्वथनांक में अंतर भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होंगी तो आप अंतर इजीली लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त ऊष्मा वह है जिससे कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के लिए ग्रहण या त्याग करता है, परंतु उस दौरान पदार्थ का तापमान नहीं बदलता है, ठीक है। क्या करता है? अवस्था में बदलने के लिए ग्रहण या त्याग करता है, परंतु उस दौरान क्या होता है? पदार्थ का तापमान नहीं बदलता है। अर्थात पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव ठोस से और गैस बन रहे हों। तो इस टाइप से क्या होता है दोस्तों, वह ऊष्मा जो तापमान बढ़ाए बिना केवल अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ जब पानी में बदलती है 0 सेल्सियस ऊष्मा लेती है, उसका तापमान नहीं बढ़ता, यह क्या होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। पानी का कितना होता है? 100 सेल्सियस पर भाप बनता है, तापमान नहीं बढ़ता है और वहाँ पर बाष्पन गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन ओनली लिखनी है, अगर उदाहरण पूछा जाए तो इतना और आप लिख देना, ठीक है। अच्छे से इसे भी याद रखना है। दिया है संघनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ सकते हैं। संगलन की प्रसुप्ति ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब 1 ग्राम ठोस को, ठीक है, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल दाब पर 1 केजी द्रव के उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की प्रसुप्ति ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है दोस्तों ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊर्ध्वपातन भी आपको याद रखना है, ठीक है। दिया है गलनांक क्वथनांक में अंतर लिखिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है वो गलनांक होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वो क्वथनांक होता है। यहाँ पर पिघल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? द्रव उबलने लगता है, इस टाइप से होगा, ठीक है। यहाँ पर ठोस पिघलने लगता है लेकिन इसमें द्रव क्या हो? उबलने लगता है। द्रव क्या होता है? पानी होता है, तो वो उबलेगा। और ठोस क्या होता है? बर्फ होता है, पिघलने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है? दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ठोस पिघलने लगता है और द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। ठोसों का गलनांक होता है, ठीक है। ठोसों का क्या होता है? यहाँ पर गलनांक होता है। द्रवों का क्या होता है? क्वथनांक होता है। सिंपल बात है, ठीक है। द्रव, इसमें द्रव की बात हो रही थी, यहाँ पर द्रवों का क्वथनांक होगा। इसमें ठोस की बात हो रही थी, ठोस का गलनांक होगा। इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए, पूरे 8 क्वेश्चन थे यहाँ पर, मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका फुल पीडीएफ यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और आगे भी हम और भी अध्याय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तब तक आप इनको नोट डाउन करके इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।